बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 जुलाई पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 215। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले कश्मीर की अपडेट आपके सामने रखते हैं, क्योंकि वहां से अब जो वीडियो फुटेज आई है वो बहुत ही खतरनाक है। वीडियो फुटेज है जिसमें शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार किया गया है और फायरिंग की, शदीद फायरिंग की आवाज़ भी उस वीडियो के अंदर मौजूद है। अब ये कंफर्म नहीं हो रहा कि शौकत नवाज मीर को जब गिरफ्तार किया गया तो उनको कितनी गोलियां लगी या उन्हें कोई गोली नहीं लगी, ये अभी तक कंफर्म नहीं किया जा रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्हें जंगल के अंदर से जाके गिरफ्तार किया गया। वो बचने की भरपूर कोशिश करते रहे अपनी इस गिरफ्तारी से, लेकिन जो पुलिस थी, लॉ इन्फोर्समेंट थी, उसके साथ रेंजर्स भी लग रहा था कि मौजूद हैं, उन तमाम ने इस ऑपरेशन को करके उनको गिरफ्तार किया। हम आपको स्क्रीन पर वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें शौकत नवाज मीर को झाड़ियों के अंदर से, जंगल में से जाकर गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि वो रावला कोट का वो जो धरना था जहां पर एहतजाज हो रहा है उसकी तरफ वो रवान दवा थे, उनको वहां से बुलाया गया था। ये भी कुछ लोग तबसरा कर रहे हैं कि अंदर से मुखबरी करके उनको गिरफ्तार करवाया गया है। मतलब जब उन्हें बुलाया गया तो लॉ इन्फोर्समेंट को भी बता दिया गया कि उनको हमने बुलाया है, इस रास्ते से आएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब ये ज़रूरी नहीं कि कश्मीर एक्शन कमेटी के लोग ही इसमें जिम्मेदार होंगे या उनमें से किसी ने ये किया है। ये भी हो सकता है कि कोई और तीसरा शख्स हो जिसको उनकी रवानगी के बारे में पता हो और उसने मुखबरी कर दी हो, जिसके बाद शौकत नवाज मीर को रास्ते में से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनकी गिरफ्तारी के ऊपर भी मतजाद मामलात हैं। जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, राठौर साहब, उन्होंने अभी तक उसकी कन्फर्मेशन नहीं की। जो वफाकी वज़रा हैं पाकिस्तान की साइड पर, वो भी इसकी कन्फर्मेशन नहीं कर रहे अभी तक। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत के एक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ने कन्फर्मेशन की कि वो पुलिस की तहवील में है। अब तो खैर इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात इसलिए नहीं है कि अब वो वीडियो सामने आ चुकी जो हम आपको दिखा चुके हैं कि किन हालात के अंदर उन्हें किस जगह से गिरफ्तार किया गया है। तो ये अब एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल भी है, क्योंकि उन्हें मिसिंग पर्सन बना दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद अभी तक उन्हें किसी भी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर राजदारी में ये सब कुछ रख के या तो अब उन्हें ब्लैकमेल किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, उनसे अपनी मर्जी के बयानात लिए जाएंगे और वही तमाम जो आपको पता है कि अगवा बराए बयान जो होता है वही काम इनसे करवाया जाएगा। अब इसमें कोई बाइद नहीं कि अगले 1-2 दिन के अंदर आपको अचानक से शौकत नवाज मीर टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आए और वो बुरा भला कहें कश्मीर एक्शन कमेटी को, अपने किए पर नदामत कहें। यह भी हो सकता है कि वो खुद बोलकर कहें कि मैं रॉ का एजेंट हूं, या उनके कहने पर ये सब कुछ करता था। CIA का तो ये कभी भी नहीं कहलवाएंगे, कोई होगा भी तो उससे भी बयान आकर नहीं दिलवाएंगे टेलीविजन पर कि मैं CIA का एजेंट था। हाँ, रॉ के एजेंट का ये बयान ज़रूर टेलीविजन पर दिलवा देंगे शौकत नवाज मीर से, जो बेचारा खुद आकर चीख चीख कर कहेगा कि जनाबे वाला मैं रॉ का एजेंट था, मुझे उन्होंने कहा था कि आप ये सब कुछ करें और उनके कहने पर मैंने किया था। अब कोई बईद नहीं शौकत नवाज मीर से आने वाले दिनों में ये क्या करवाते हैं। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी ये कि अब शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं सो कॉल्ड फैसल मुमताज़ राठौर, उनका बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि जहां तक महाजरीन की नशस्तों का ताल्लुक है तो उनकी मौजूदा हैसियत नाकाबिल कबूल है। महाजरीन नशस्तों का खात्मा कोई शिकवा या गिला नहीं बल्कि एक जायज़ मुतालबा है। गौर कीजिए, यही वो मुतालबा था जो शौकत नवाज मीर और उनके साथी बार बार कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी लाशें वापस कर दें जो आपने गिराई, और ये जो नशिस्तें हैं इनका कोई इलाज कर दें तो हम आपके साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। लेकिन गौर कीजिए कि उनके साथ कोई बातचीत नहीं की गई। शौकत नवाज मीर को जैसे ही गिरफ्तार कर लिया तो अब फौरन कहते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो जायज़ मुतालबा है और इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो आप गौर कर लीजिए कि उनके मुतालबात को तो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जब वही मुतालबात वो करते हैं तो उनके सरों में गोलियां मारी जाती हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फ़हीम अख्तर मलिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी रिपोर्ट करते हैं, उनके भी बीट रिपोर्टर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कवर करते हैं 92 न्यूज़ के लिए, बहुत ही मेहनती रिपोर्टर हैं। फ़हीम अख्तर मलिक कह रहे हैं कि PTI की जानिब से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकआउट का अमकान है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आइंदा चंद रोज़ में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के बाइकआउट करने के हवाले से हतमी फैसला कर लेगी।
फ़हीम अख्तर मलिक कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त दो तरह के धड़े हैं। एक धड़ा कहता है कि हमें किसी सूरत आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, वहां से बदनामी आएगी। दूसरा धड़ा ऐसा है कि वो कहता है कि नहीं, हमें हर सूरत इलेक्शन लड़ना चाहिए। फ़हीम अख्तर मलिक के मुताबिक जो आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रैंक एंड फाइल है, वो भी कहता है कि हमें धोखे के साथ फंसाया जा रहा है, हमारे साथ सलूक फिर वही होना है जो गिलगित बल्तिस्तान में हमारे साथ किया गया, इसलिए हमें किसी सूरत इस इलेक्शन को नहीं लड़ना चाहिए और हमें इसका बाइकआउट कर देना चाहिए। ये फ़हीम अख्तर मलिक जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, या कम अज़ कम वो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का ये कहना है। तो फ़हीम अख्तर मलिक के मुताबिक आने वाले चंद दिन में तहरीक इंसाफ शायद इन इंतखाबात का बाइकआउट कर दे। वजह यही है कि तहरीक इंसाफ को पहले इजाज़त दी गई, फिर इजाज़त छीन ली गई। तहरीक इंसाफ को अब ये लगना शुरू हो गया है कि हमें महज इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ इलेक्शन में गहमा गहमी करवाने के लिए, और हमारा कोई काम इस इलेक्शन के अंदर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो शहीद आयतुल्लाह खामेनाई अली खामेनाई, उनकी आखिरी रसूमात के बाद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। जब तक उनके जनाजे की तमाम तकरीबात हो रही हैं, आपके सामने हमने स्केड्यूल उनके जनाजे का रखा था, मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनके जनाजे से रिलेटेड जो हैं वो तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी पहुंचना शुरू हो गया है और इंटरनेशनल जो पर्सनैलिटीज़ हैं, हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उनको भी ईरान ने बुला रखा है। अगले एक दो दिन आप इसकी कवरेज देखेंगे ईरान से। इसमें मुतअद्दिद शहरों में, तेहरान में भी मामलात होंगे, कुम में भी होंगे, मशहद में भी होंगे, और भी तमाम शहरों के अंदर ये तमाम उनकी जो तदफीन से रिलेटेड या ताज़ीती जो रेफरेंसेस होंगे वो तमाम कई जगहों पर मुनक़द होंगे। प्रोसेशन भी होगा उनके जनाजे का। तो ये अब कतर से ये पता चल रहा है कि इस वक्त एक पॉज किया गया है तमाम एक्टिविटी को, मुज़ाकरात की। ये बताया गया है कि पहले उनकी तदफीन की जाएगी। याद रहे कि 28 फरवरी को उनको शहीद कर दिया गया था, जो पहले दिन ही हमला हुआ था। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तो पहले ही हल्ले में जो उस वक्त हलाकतें हुई थी, शहादतें हुई थी, उनमें अली खामेनाई जो थे वो भी उसी में शिकार हुए थे उन बमों का। तो अब उनके जनाजे की ये तकरीबात हो रही हैं। कतर ने अब ये बताया है कि मुज़ाकरात भी उतनी देर रुके रहेंगे। अगली खबर बलूचिस्तान से है, बहुत ही तशवीशनाक। हालांकि आपको पता है कि बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो बार बार हमें बताते हैं कि यहाँ एक ऐसा इंच नहीं है पूरे बलूचिस्तान की ज़मीन का जिसके ऊपर हुकूमत का कंट्रोल ना हो। और आपको पता है मोहसिन नकवी कहते हैं कि ये एक SHO की मार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि 1500 बंदे हमसे बलूचिस्तान कैसे दूर लेके जा सकते हैं, इनकी ऐसी की तैसी। लेकिन हालात क्या है? हालात बहुत ही तशवीशनाक हैं बलूचिस्तान के। आज वर्ड के करीब कोयटा कराची कौमी शाहरा पर नामालूम मुसल्लह अफराद की मौजूदगी में भारी मशीनरी के ज़रिए एक अहम पुल को गिराया जा रहा है। कर ले बात। अब वो जो भारी मशीनें हैं, क्रेनें हैं, बुलडोज़र्स हैं, इस तरह की भारी मशीनें जो दहशतगर्द हैं BLA को लेके आए हैं, और जो सड़कें हैं उनके ऊपर मौजूद पुलों को वो गिरा रहे हैं तसल्ली के साथ, और उनको कोई वहाँ नहीं रोक रहा, उन्हें किसी का डर नहीं है। आप सबको पता है कि जो भारी मशीनरी होती है ये कोई 100 किलोमीटर फी आवर की स्पीड पर तो चलती नहीं है, तो रेंग के ही चलती है। तो उनको कोई मसला नहीं है, वहाँ पर वो बड़े आराम से मशीनरी लेकर आए हैं, बड़े आराम से वो अपना काम कर रहे हैं, पुलों को गिरा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से एक किस्म की उन्होंने अपनी रिट इस्टेब्लिश की हुई है उस इलाके में। लेकिन जब आप हमारी हुकूमतों से पूछें तो वो कहते हैं 1 इंच ऐसा नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तान की जो है वो अमलदारी ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अब 1 इंच ऐसा नहीं रह गया जहां पर दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयां आज़ादाना करते हुए नजर ना आ रहे हों। एक खबर आपके सामने लाहौर से रखते हैं, जहां पर आपको पता है कि बच्चे छत के नीचे आकर शहीद हो गए, जान भाग हो गए थे। 14 के करीब बच्चों की जिंदगियां चली गई थी जब छत गिरी। वहां पर बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन्होंने उस टीचर के ऊपर जो है वो FIR दे दी है। अब ये बहुत ही यहाँ पर हैरान कुन जो इसके फैक्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ही हैरान कुन आ रहे हैं और परेशान कुन भी आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो टीचर थी हमीदा बीबी, ये 300 रुपये के करीब, ये 200 से 300 रुपये माहाना ये ट्यूशन के चार्जेस लेती थी। 30 के करीब बच्चे इनके पास पढ़ते थे। 8,000 से 9,000 रुपया सिर्फ ये पूरे महीने का कमाती थी इस ट्यूशन को पढ़ा के। ये बहुत ही गौर तलब बात है आपके लिए। इस बात को पहले समझ लीजिए कि जिस खातून को बहुत बड़ा मुजरिम बनाकर पंजाब गवर्नमेंट पेश कर रही है, उस खातून के हालात ये थे कि उनका शौहर जो है वो फ्रूट की रेडी लगाता है, और जाहिर है फ्रूट की रेडी लगा के जो मजदूरी करता है, हमीदा बीबी का शौहर, उसे घर नहीं चलता था।
हमीदा बीबी कुछ पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने कहा कि चले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देती हूँ। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू की, तो महज 200 से 300 रुपए, जी हाँ दुरुस्त सुन रहे हैं, 200 से 300 रुपए, मतलब $1 से भी कम उजरत पर पूरा महीना वो बच्चों को पढ़ाती थी। टोटल उनके पास 30 से 35 बच्चे थे। उनको 8 से 9 हज़ार रुपये माहाना यहाँ से पैसे आते थे। खर्च तो होता होगा, जाहिर है। आप यही सोचिए कि वहाँ चलें को पंखा चलता होगा, जो भी। अब उन हालात के अंदर जिस तरह का घर होना है हमीदा बीबी का, जो उनके पास सिचुएशन होनी, वहीं पर उन्होंने पढ़ाना है। उनके अपने बच्चे भी इस छत के तले आए हैं। हमीदा बीबी जो हैं वो खुद भी छत के नीचे आकर ज़ख्मी हुई हैं, वो भी हॉस्पिटल में हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हीं के ऊपर जो है वो FIR भी दे दी है। उनके अपने बच्चे भी इस सारे हादसे में शामिल हैं, वो खुद भी शामिल हैं, लेकिन FIR भी उन्हीं के ऊपर दे दी है। यहां पर इंटरेस्टिंग बात आप याद रखिए कि इससे पहले जो भी ऐसे वाकयात हुए जिसमें कोई तगड़ा अगर शामिल होता है, उसकी प्रॉपर्टी शामिल होती है, उसकी कॉलोनी शामिल होती है, उसकी मिल शामिल होती है, उसके ऊपर कभी कोई FIR दर्ज नहीं की जाती। लेकिन जैसे ही कोई माड़ा सामने आता है, वो भले लीची वाले बाबा जी हों, बाबा जी सदीक जिनका कल आपको वाकया सुनाया था, वो भले ये टीचर हो हमीदा बीबी, उनके ऊपर फौरी तौर पर FIR दर्ज कर दी जाती है। यही हाल CCD का है। अगर जस्टिस आसिफ का बेटा 2 बच्चियों को गाड़ी में रौंद कर कत्ल कर दे, कुचल कर कत्ल कर दे, तो कोई नहीं पूछता CCD वाला। माड़े का बच्चा CCD वालों के हत्थे लग जाए तो नेफे में पिस्तौल चल जाता है या पुलिस मुकाबला करके कत्ल कर दिया जाता है। अब आफ्ताब बाजवा जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन वकील हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि CCD जो है वो लोगों के गुर्दे निकाल के और दूसरे जिस्म के हिस्से निकाल के भी बेच रहे हैं। तो इन हालात के अंदर आप ये देखिए कि इन लोगों का असल जुर्म जो है वो गुर्बत है और कोई नहीं है। ये सुनिए, बाबा जी ने कोई बातचीत की, ये बहुत ही दिलखराश बातचीत है, बहुत ही और साथ में सताइश करूंगा इस रिपोर्टर की कि आप गौर कीजिए कि वो रिपोर्टिंग तो कर ही रहे हैं, इनकी बातचीत तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन साथ उनमें एम्पैथी भी है, इंसानियत भी है, जिसका वो मुजाहरा ये रिपोर्टर जो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं वो उनको गले लगाकर बार बार तसल्ली दे रहे हैं। तो ये बहुत उम्दा बात है कि वो सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि उनके अंदर का इंसान भी जिंदा है। उसको भी ज़रा देखिए, ये देखिए वहाँ पर क्या बात हो रही है। माड़ा बंदा भी ना होवे, अल्लाह करके माड़ा बंदा भी ना होवे। बच्चे गए पढ़ने स्कूले, पता नहीं वो की बनाया उन्होंने, की नहीं बनाया। घर च डिवीजन जाते रहे बच्चे पढ़ने, डिवीजन उन्होंने भी मर गए, पता नहीं अल्लाह जाने की बनया की नहीं उन्होंने। देख लिया आपने, वो ये कह रहे हैं कि गुर्बत सबसे बड़ा हमारा जुर्म है, हमारे पास पैसे होते तो हम बच्चों को किसी बेहतर जगह पर पढ़ने भेजते। और फिर उन्होंने ये भी बात कही इसी वीडियो में कि उनके तो अपने बच्चे इसी के नीचे आ गए जिनके घर पढ़ने के लिए जाते थे, उनको अब हम क्या कहें। लेकिन पंजाब पुलिस ने सिर्फ खाना पूरी करने के लिए, ड्रामेबाजी करने के लिए मरीम नवाज की हुकूमत ने उस टीचर के ऊपर भी FIR दे दी है। और मैंने जैसे कहा कि वो इस वक्त हॉस्पिटल हैं, लेकिन उनके ऊपर FIR जो है वो दी जा चुकी है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे मरीम नवाज के बहुत ही एक चहेते ब्यूरोक्रेट जिनकी आजकल फाइलें बन चुकी हैं। मैं उन फाइलों से खुद भी वाकिफ़ हूँ। फाइलें जो हैं वो ISI या MI वगैरह नहीं बना रही, बल्कि ये वो फाइलें हैं जो पंजाब के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन बना रहे हैं, जिनसे ये भत्ते लिए जाते हैं, जिनसे रिश्वतें ली जाती हैं, जिनके साथ ये सारे काम हो रहे हैं, वो फाइलें बना के रख रहे हैं अच्छे वक्त में इस्तेमाल करने के लिए। इल्ज़ाम यह है कि अमजद हफीज़ साहब, ज़ाहिर है ये इल्ज़ामात ही हैं जो हमें लोग क्लेम करते हैं, उनके इल्ज़ाम ये हैं कि इनके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बड़े ओहदे हैं। कहा यह जाता है कि इनको इंट्रोड्यूस करवाया था जुनेद सफदर, जो मरीम सफदर के बेटे हैं। उन्होंने मरीम नवाज के साथ इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था जुनेद सफदर साहब ने, और उसके बाद कहा जाता है कि ये अमजद हफीज़ साहब की अब बड़ी मौजें हैं। इनको मरीम नवाज साहबा ने 4 5 लुक्रेटिव किस्म के ओहदे जो हैं वो दे रखे हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है अमजद हफीज़ साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि देहाती माएँ एक गाय या भैंस ज़रूर पालती थी जिससे पूरा घर चलता था, और गांव के माली तौर पर कमज़ोर ख़ानदान के बच्चे भी जो हैं उनमें स्टंटेड ग्रोथ वगैरह नहीं होती थी, उन्हें दूध कम अज़ कम मिल जाता था। इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जनूबी पंजाब की देही माओं के लिए मुफ्त गाय, भैंस और दूसरे जानवर देने का आगाज़ किया है। अब तक 5000 से ज़ायद ख़वातीन में ये लाइव स्टॉक एसेट्स तकसीम हो चुके। ये इनिशिएटिव गुर्बत और उससे जुड़े मुख्तलिफ माशी और माशरती मसाइल को हल करने की एक स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है। अच्छा, पहले तो इन्होंने बदतरीन ये बदयांती की अमजद हफीज़ साहब ने कि ये स्कीम असल में इमरान खान लेकर आए थे
और इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरी नून लीग ने और स्पेशली मरियम नवाज ने इस स्कीम का जो है वो ठट्ठा उड़ाया था, मजाक उड़ाया था। वो कहती थी कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कट्टे और बच्चे लेकर आ जाते हैं, कट्टे कटियां और बच्चे बच्चियां जो हैं उनको लेकर आ जाते हैं, और आज खुद वही जो सारे के सारे जानवर इमरान खान ने दिए हैं उनको अपने खाते में डाल के और बता रहे हैं कि मरियम नवाज देखिए लाइफ स्टॉक दे रही हैं लोगों को ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। जब इमरान खान ने यही काम शुरू किया था तो उनको ताने देते थे कि इमरान खान जानवर और मुर्गियां पालने की तरकीब देते हैं, लोगों को कट्टे, भैंस, गाय, बकरी देने की बातें करते हैं, इनके पास इसके अलावा और कोई स्ट्रेटजी है नहीं। अब घूम फिर के खुद वहीं पर पहुंचे हैं और वही एसेट्स तकसीम करके, जो असल में आप सबको याद होगा कि ये एहसास प्रोग्राम के अंडर ये एसेट्स दिए जाते थे और सानिया नश्तर साहबा इस प्रोग्राम को लीड करती थी। इमरान खान साहब का ये विजन था कि लोगों को आप कोई जानवर या कोई रिक्शा या कोई भी, उन्हें पैसे देने की बजाय उन्हें कोई एसेट दें ताकि वो उससे मजीद अपने पैसे कमाकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। आज इमरान खान साहब का किए हुए काम पर एक तो जो ये मजाक उड़ाते थे वो इनको वापस लेना पड़ा है, और दूसरा उनके किए हुए काम का जो एडवांटेज है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक नहीं, यहाँ पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है। आगे जावेद चौधरी साहब ने हमेशा की तरह, पता नहीं उन्होंने फिर अपनी दवाई खुद खा ली है या क्या हुआ है उनके साथ, उन्होंने कहा है कि हमने भारत के साथ जंग में सारे भारत की बिजली बंद कर दी थी और फिर बिजली के जरिए भारतीय डैमों का पानी खोल दिया और पानी पाकिस्तान आना शुरू हो गया। वो कहते हैं कि हमने भारतीय ब्राह्मस मिसाइल जो थे उनको हैक करके एक का रुख अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया और बाकी इंडिया में ही गिर गए थे। हालांकि याद कीजिए, इंडिया ने गालिबन 11 मिसाइल हम पर दागे थे और 11 के 11 इंतहाई प्रिसीजन के साथ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हिट हुए थे। वो तो अल्लाह ने करम किया कि हमारी एयरफोर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बाजी पलट दी, और जो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी थी चाइना की, उस वजह से हमने बहुत बेहतर जो नताइज हैं वो प्रोड्यूस कर लिए इस जंग के। लेकिन अगर असल में देखें तो जो कुछ मिसाइलों के साथ इंडिया ने किया था वो बहुत ही प्रिसीजन के साथ उन्होंने 11 जगहों पर मिसाइलों से स्ट्राइक किया था। और ये भी याद कीजिए कि जब वो मिसाइल हिट कर चुके थे तो इस तरफ से इस तरह के बयानात आए थे कि बस अब अगर इंडिया मजीद मिसाइल नहीं मारेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। राणा सनाउल्लाह का बयान जो है वो बिल्कुल एक रिकॉर्ड के ऊपर पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से मजीद जंग करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो इंडिया बाज नहीं आया और वो एस्केलेट करता गया और यहाँ तक कि उन्होंने हमारी एयर बेसिस के ऊपर भी हमले कर दिए। तब जाकर पाकिस्तान ने फिर उनको रिस्पॉन्ड किया और फिर एयरफोर्स की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। लेकिन जावेद चौधरी साहब ने, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं कि मिसाइलों के रुख इस तरफ को मोड़ दिए, बिजली बंद कर दी, पानी हमने उनका खोल दिया। अब आज पानी नहीं खुल रहा हमसे, फिर जावेद चौधरी साहब अब वो टेक्नोलॉजी कहाँ है? पानी उन्होंने हमारा बंद किया हुआ है, 50% के करीब पानी बंद कर चुके हैं। किसान जो है वो बिलक रहे हैं, फसलें हमारी खुश्क हो रही हैं, ज़मीनें हमारी खुश्क हो रही हैं। आज आप उसको क्यों नहीं खोल रहे हैं? आगे सुनिए जी। मोहम्मद फ़हीम ये पेशावर से रिपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि इमरान खान के देरीना साथी और साबिक गवर्नर शाह फरमान का जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन पर करप्शन और बैरून मुल्क कारोबार बनाने का इंकशाफ। वो कहते हैं कि इमरान खान की 55 साल जद्दोजहद और कारकुनों की कुर्बानियों के नतीजे में पार्लियामेंट पहुंचने वाले कुछ लोगों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि वो आज पैसा बना रहे हैं, मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर अपनी जायदादें बना रहे हैं और उन्हें इमरान खान की कुर्बानियों या इमरान खान को छुड़वाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये साबिक गवर्नर शाह फरमान साहब से ये एक बयान जो है वो उनसे मंसूब जो है मोहम्मद फ़हीम जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है। अब ये वो बातें हैं जो रोज़ ही हम आपके सामने रखते हैं। अब पाकिस्तान में से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रैंक एंड फाइल में से बहुत सारे जो सीनियर लीडरान हैं वो वही बातें कहना शुरू हो गए। चलें, देर आयत दुरुस्त आयत। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। क्या ये मुल्क कभी ठीक हो सकता है? जफ़र नकवी साहब ये सवाल पूछते हैं। क्यों? वो बताते हैं कि कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का मंशियात नेटवर्क फिर से फाल हो गया। नए नंबरों के जरिए पुराने ग्राहकों से रब्ता करके मुख्तलिफ पैकेजेस के साथ कोकेन फरोख्त करने की पेशकश कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक गोल्डन और सिल्वर कोकेन बिलतरतीब 25,000 और 15,000 रुपये में फरोख्त की जा रही है, जबकि ऑनलाइन अदायगी एक खातून के अकाउंट में वसूल करने और अदायगी के बाद फौरी डिलीवरी का दावा भी किया जा रहा है। इतलात है कि कराची के जनूबी इलाकों में 15 से 20 मिनट, जबकि शहर के दीगर हिस्सों में 40 से 50 मिनट के अंदर मंशियात पहुंचाने की पेशकश की जा रही है। मतलब कि वो जो अनमोल उर्फ पिंकी को पकड़ा गया था, उनका गैंग जो है उन्होंने कराची के अंदर एक बार फिर मंशियात जो है उसकी डिलीवरी शुरू कर दी है।
आगे स्पीकर पंजाब असम्बली और मरियम नवाज साहबा की एक नई तस्वीर जारी हुई है, जिसमें स्पीकर साहब भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मरियम साहबा भी बहुत मानी खेज हंसी अपने चेहरे पर रखे हुए हैं। इस खबर के मुताबिक जो साथ रिलीज़ की गई है खबर इस तस्वीर के कि वज़ीर आला की 2 साला कारकर्दगी को तारीखी और बेमिसाल दौर करार देकर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है स्पीकर साहब ने वज़ीर आला की जो परफॉर्मेंस है उसको। और दूसरी तरफ वज़ीर आला ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान की खिदमात का एतराफ़ किया है और तारीफ़ की है कि उन्होंने किस बेहतरीन तरीके से ये सेशन चलाए हैं और सारी कानून साजी जो है वो असम्बली के अंदर करवाई है। अब यहाँ पर ये देखिए कि एक तरफ मलिक अहमद ख़ान जो हैं वो मोहतरमा की मरियम नवाज़ साहबा की तारीफ़ कर रही हैं, तो मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो मलिक अहमद ख़ान की तारीफ़ कर रहे हैं। मतलब अब इस पर हम क्या कहें कि एक दूसरे की तारीफ़ चल रही है और यहाँ पर कुछ और बात नहीं है, लेकिन ये फटा फिर पड़ जाना है क्योंकि मलिक अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ मरियम नवाज़ जो हैं वो कीना परवर हैं, उन्होंने फील्डिंग लगा दी हुई थी। मलिक अहमद ख़ान की किस्मत अच्छी थी कि वो असम्बली के ऊपर उनकी भरपूर ग्रिप थी, उन्होंने अपोजिशन को भी इस्तेमाल किया और अपोजिशन ने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दिया। थोड़ा सा सांस आया है, लेकिन अब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि मलिक अहमद ख़ान के ऊपर मरियम नवाज़ कोशिश ज़रूर करेंगी पंजाब की ज़मीन तंग करने की। कर पाएंगी कि नहीं वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का एक बयान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान है। वो कहते हैं मेरी जितनी पसलियाँ हैं, मुझे अगर भोलू पहलवान से लड़ाएं और कहें कि वो तो मैदान में जीत जाता है, तुम क्यों नहीं जीत सकते, तो मैं जितने जोगा हूँगा उतना ही करूँगा, इसलिए अपनी रियासत की सलाहियत को देखते हुए ही चलना होता है। ये पानी के मामले पर और दूसरे मामलों पर उनसे जब सवाल हुआ। अच्छा, बात तो आपकी ठीक है कि एक आम आदमी जो है वो किसी प्रोफेशनल रेसलर के साथ तो जाके नहीं लड़ सकता, लेकिन यहाँ आम आदमी कौन है? क्या आपकी फ़ौज आम है? आपकी फ़ौज, आप कह रहे हैं कि दूसरी फ़ौजें प्रोफेशनल हैं, जैसे आप अपना और भोलू पहलवान का कंपैरिजन दे रहे हैं, तो आप अपनी फ़ौज को ना तजर्बेकार या अनप्रोफेशनल एक फ़ौज कह रहे हैं या कमज़ोर फ़ौज कह रहे हैं, क्योंकि वो तो हमें यही बताते हैं कि हम दुनिया में बेस्ट हैं, नंबर 1 हैं। आप कह रहे हैं कि वो नंबर 1 नहीं है, वो बहुत कमज़ोर है। तो पहले फैसला कर लें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो ये है कि पीटीए के चेयरमैन और मेंबरान को 2 करोड़ 86 लाख की अदायगियां गैर कानूनी करार, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ है। जी हाँ, पा हाफिज जो है वो भी अब मैदान में आ गए हैं। मतलब आप ये कहिए कि बाकियों को छोड़ें, पा हाफिज ने ये फैसला किया है कि मैंने भी इसमें लूटमार मुकम्मल करनी है। चेहरा तो उनका नौरानी है, आप देख ही चुके हैं, लेकिन उनकी जो कार्रवाई है और करतूत है वो भी नौरानी है, वो भी आपने देखी ली है। कहने का मतलब ये है कि पा हाफिज ने अजाफी तनख्वाहें ली हैं। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, जो तनख्वाहें नहीं बनती थी वो तनख्वाहें ली हैं उन्होंने, पा हाफिज ने, और उनके साथियों ने भी वो तनख्वाहें ली हैं। और पीटीए ने खुद से ही, इसमें इल्ज़ाम ये लग रहा है इस रिपोर्ट में कि खुद से ही ऐसे नोटिफिकेशन निकाले और ऐसी कानून साजी, अपने इदारे के अंदर ही कानून साजी, अपने इदारे की कानून साजी खुद से ही करते रहे, जिसमें अपनी तनख्वाहें खुद से ही बढ़ाते रहे। और इसमें 2 करोड़ 86 लाख की ऐसी अदायगियां कम अज़ कम पकड़ी गई हैं पा हाफिज और उनके साथियों की, जो उन्होंने नाजायज़ तरीके से एक दूसरे की तनख्वाहें बढ़ा के या टीएडीए या दूसरी चीज़ों के अंदर दी थी। तो अब आप गौर कीजिए कि चौधरी साहब ने जिसको जहां लगाया है वो वहां पर भरपूर दिहाड़ी लगाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है और ज़रा सी माफ़ी भी नहीं दे रहा कि किसी तरह से मैं कौमी ख़जाने को छोड़ दूं। जो साहब जहां जहां लगे हैं उनकी भरपूर कोशिश और काविश यही होती है कि बस आज का दिन जो है वो आखिरी है, आज मैं लूट लूँ जो लूट सकता हूँ, आज के बाद पता नहीं मुझे मौका मिलना है कि नहीं, आज के दिन भरपूर तरीके से लूट मार कर लूँ। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।